नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं द अल्फा रिटर्न शो। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और ये हमारा आज का जो एपिसोड है, जैसा कि आपको ये स्पष्ट है स्क्रीन से कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। खैर, उससे पहले हम आपको एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि विश्व की बुजुर्ग आबादी का लगभग 1/8 हिस्सा भारत में रहता है? फिर भी 12% से भी कम हिस्से जो टोटल हमारी जो बुजुर्गों की आबादी है, उनकी पहुंच औपचारिक पेंशन योजना तक है। ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, उसका 8वां हिस्सा भारत में रहता है। लेकिन वो जो 8वां हिस्सा भारत में रहता है, उसका भी 12% हिस्से को ही कोई औपचारिक पेंशन योजना तक पहुंच है। यानी 88% यहाँ पर बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको इस तरह की कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसीलिए पेंशन स्कीम का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसके कई सारे कारण थे और आप उसके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं। जैसे अगस्त 2024 तक सिर्फ 16.8 मिलियन लोगों ने ही एनपीएस स्कीम ऑप्ट किया था, जिसमें यानी कि 1,68,00,000 लोगों ने ही जो है एनपीएस स्कीम को ऑप्ट किया था, जबकि म्यूचुअल फंड खातों की संख्या 151.4 मिलियन है। यानी करीब करीब 15 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड ऑप्ट करते हैं, लेकिन एनपीएस के लिए सिर्फ 16.8 मिलियन लोगों ने ही ऑप्ट किया, यानी लगभग लगभग 1/10। ये अपने आप में कोई बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। इससे साफ है कि आम लोगों का रुझान एनपीएस स्कीम की तरफ नहीं है। एनपीएस स्कीम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो विथड्रॉल है, यानी अगर जो निकासी की जो शर्तें हैं वो बहुत ही अच्छी नहीं है और इसकी वजह से ये स्कीम ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। अब इसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति पर, यानी जब आप रिटायर होते हैं, तो कम से कम 40% राशि को किसी कम लाभ देने वाली जो स्कीम्स होती हैं सरकार की, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, उसमें निवेश करना आवश्यक होता है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि जब इन्फ्लेशन 7 से 8% के दर से बढ़ रहा हो और आपको रिटर्न 5.5% मिल रहा हो, 4.5% मिल रहा हो, तो जो रियल रिटर्न है, यानी जो शुद्ध रिटर्न है, वो नकारात्मक हो जाता है। तो इससे जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाता। और ऑब्वियसली कोई क्यों लगाएगा अगर उसको अ, किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाने से उसको महंगाई से भी अगर कम रिटर्न मिल रहा हो, तो फिर लगाने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अवगत नहीं थी, और अब चूंकि काफी टाइम हो गया है, 2004 से लेकर के 2024 तक करीब 20 साल हो गए हैं, तो इस स्कीम में सुधार करना आवश्यक था। अब थोड़ा सा एनपीएस के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं कि एनपीएस का करंट प्रोविजन क्या है। आप देखिएगा तो सबसे पहला है कि कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होती है, मैं टोटल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी होती है और जो डीए होता है, यानी डियरनेस अलाउंस, उसका 10% हिस्सा कटता है। और इस पैसे को जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको मार्केट में लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, चूंकि ये स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें निवेश जोखिम भरा है। जोखिम भरा इसलिए है कि अगर
सपोज करो कि आपने 30 साल 35 साल नौकरी किया और आपका कॉर्पस जमा होकर के रिटायरमेंट के टाइम तक, रिटायरमेंट होने के पहले यानी 1-2 साल पहले 40 से 45 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन जिस साल आप रिटायर होते हैं उस साल मार्केट में एक बड़ा क्रैश होता है और आपको 8 से 10% या 20% आपका जो पोर्टफोलियो है वो गिर जाता है। तो आपका जो आपकी जो रकम है वो रकम काफी कम हो जाएगी और ये एक बड़ा लॉस होगा। और उसके बाद जब आप निकालेंगे भी, जो बची हुई रकम है जब आप इसको निकालेंगे तो उसका भी 40% हिस्सा आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना पड़ेगा जिसमें रिटर्न काफी कम है। तो कुल मिला करके ये बहुत ही आकर्षक तो नहीं है। इसके अलावा जो पैसे कटते हैं उसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले जो महंगाई भत्ता है उसका कोई एडिशन नहीं होता। इससे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। भाई महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो कायदे से जो आपका जो कटने वाली जो रकम है जो एनपीएस के लिए जो आप देते हो उसमें भी महंगाई भत्ता ऐड होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में किसी निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यह एनुइटी पर निर्भर करती है। क्योंकि अब उस समय जो आपकी जो टोटल जो रकम है वो रकम मिलती है और उसके बेसिस पर जो होता है वो आपको बांट दिया जाता है, जो हर महीने सरकार साल के हिसाब से। तो वो, हाँ, माफ कीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि चूंकि मार्केट लिंक्ड होता है ये, तो रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है। ये अपने आप में कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो यही वजह रही जिसकी वजह से जो एनपीएस स्कीम है, तमाम गुड इंटेंशंस के बावजूद भी बहुत लोकप्रिय नहीं हुई। अब इसका थोड़ा हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं एनपीएस का। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करना होता है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो 2,000 रुपए आपका एनपीएस में कटेगा। उसके बाद सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देती है। और पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड की कम से कम 40% रकम को एन्युइटी देनी होती है। यानी 40% जो रकम है वो आप किसी सरकारी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे। यानी अगर आपको 100 रुपए रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो 40% जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना पड़ेगा पैसा, और उसके बेसिस पर ही आपको सैलरी, जो आपको पेंशन है वो मिलेगा। और बाकी 60% आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। मृत्यु होने पर एनपीएस में निवेश की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। तो हमने अभी तक बता दिया कि एनपीएस है क्या और इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और किन वजहों से ये लोकप्रिय नहीं हुआ, और इसमें सुधार की मांग काफी समय से की जा रही थी। और इन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार ने अ, एक बार फिर एक नया पेंशन स्कीम लाने की कोशिश की है। और इसमें एनपीएस और ओपीएस यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, दोनों के अच्छे फीचर्स को मिला करके एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रस्तुत किया है। अब इसमें क्या है, जो इंडेक्सेशन वाला जो प्रॉब्लम था महंगाई वाला, वो इसमें सुधार दिया गया है। यानी हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। एनपीएस में ये डीए का जो कंपोनेंट था वो नहीं था। दूसरा बेनिफिट, शेयर बाजार पर आधारित नहीं है। ऐसे में इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। यानी कि जो पैसे आप लगा रहे हैं वो शेयर बाजार में नहीं जाएगा। तो जो मार्केट की जो वोलाटिलिटी है या जो जोखिम है उससे आपकी रकम पर कोई प्रभाव नहीं मिलेगा।
एनपीएस की एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन यूपीएस में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद आपको फिक्स पेंशन मिलेगी और यह रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। इसका जो लाभ है उसी को मिलेगा जिसने कम से कम 25 साल नौकरी की हो, यानी कि जो यूपीएस है उसका लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 25 साल की नौकरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई शख्स 10 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन तो मिलेगी। ये अपने आप में यूपीएस ला करके आप अगर इसके प्रोविजंस को देखेंगे तो एक जो बड़ी प्रॉब्लम एनपीएस में थी, जो सर्टेनिटी फैक्टर्स है, यानी जो निश्चितता का एक फैक्टर था कि भैया हमने इतने साल तक नौकरी की, इतने साल तक सरकार के लिए चप्पल घिसे और काम किया, तो कम से कम मुझे इतनी रकम तो मिलेगी ही। तो ये जो निश्चितता की जो फैक्टर नहीं थी एनपीएस में, उसी फैक्टर को यूपीएस में सरकार ने दूर करने का काम किया है। यानी अगर अब यूपीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यूपीएस का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो 31 मार्च 2025 तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, जो एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं वो यूपीएस में शिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने एक बार एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर लिया तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। हु विल बेनिफिट? यह नई योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है, लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसके बेनिफिट्स हैं, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो कर्मचारी यूनियन है उसकी तरफ से दबाव आएगा और देर सवेर राज्य सरकारों को भी यूपीएस के लिए ऑप्ट करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। और आज अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको जो हमारे नए वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपको अगर किसी खास चीज पर वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। धन्यवाद।